आपकी एक वीडियो भी देख रही थी कि उसमें आपने कहा कि जी पाकिस्तान और टर्की जो है वो मिलकर इंटरफेयर कर रहे हैं इंडिया के मामलात में। वो कैसे आप कह सकते हैं, क्योंकि टर्की को भी आपने साथ लपेट लिया, सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान के साथ अच्छे टर्म्स है टर्की के, इसलिए? पाकिस्तान के साथ किसी मुल्क के अच्छे टर्म्स नहीं है आरजू जी। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि टर्की के साथ आपके अच्छे टर्म्स कैसे हैं, मैं सिर्फ आपकी बात नहीं कर रहा, कोई पाकिस्तानी को बुला लीजिए जो बड़ा से बड़ा टेलीविजन एंकर हो, उसको बोल दीजिए कि आप 3 वजूहात लिखिए, कोई 3 चीज ना कि साहब इसलिए हमारे टर्की के साथ अच्छे टर्म्स हैं, हम दोनों मुल्क मुसलमान हैं, इसके अलावा दूसरा पॉइंट किसी के पास नहीं है। देखिए, अच्छे टर्म्स बनते हैं ट्रेड से। पिछले 5 साल से पाकिस्तान में एक मुहिम चलाई जा रही है कि पाकिस्तान के रूस के साथ बड़े अच्छे टर्म्स हैं। आपने भी सुनी होगी बात कि रूस हमारा भाई है। रूस कैसे भाई है, मुझे आज तक कोई नहीं समझा पाया। मैंने सबसे पूछा कि मैंने बोला साहब आप बता दें कि रूस पाकिस्तान का कैसे भाई है, कि नहीं वो एक्चुअली फिर बात ये हो जाती है कि क्योंकि चाइना के क्लोज है इसलिए हमारे क्लोज है ना। तो मेरे दोस्त का दोस्त मेरा दोस्त, ये वाला एंगल लगा के इंडिपेंडेंटली पाकिस्तान का कोई ऐसा टच रशिया से नहीं रहा है। तो ऐसा टर्की क्लोज नहीं है पाकिस्तान के। टर्की ने इजराइल के साथ कर ली अपनी पूरी बातचीत, इजराइल के साथ फुल डिप्लोमेटिक वो कर रहे हैं, तो फिर पाकिस्तान में इसका गुस्सा तो होना चाहिए। क्योंकि देखिए टर्की ने ना हमारे साथ जो करा वो तो हम टर्की को संभाल लेंगे, पाकिस्तान के साथ क्या करा? आप लोगों को टीवी सीरियल दिखाई, एक टीवी सीरियल दिखा दी आपको, क्या नाम था, अर्तुगरुल गाजी और जो भी था वो दिखा दी। अब बच्चे अर्तुगरुल गाजी की ड्रेस पहन के फैंसी ड्रेस पार्टी में जा रहे हैं, आपने चौक के बीच में अर्तुगरुल गाजी का आपने पुतला लगा दिया, स्टैचू बना दिया, हर जगह अर्तुगरुल गाजी। सब कुछ हो गया। जब सब कुछ हो गया फिर टर्की ने क्या करा? टर्की ने अपनी ड्रोन की एक कंपनी इंडिया को बेच दी, 30 या 40%। श्रीराम जो कंपनी है यहाँ पे उसको बेच दी, राइट, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। इजराइल के साथ जाके हाथ में ला लिया। देखिए हर एक मुल्क अपने मफाद के लिए काम करता है। जहां तक आपका सवाल था कि आईएसआई और टर्किश इंटेलिजेंस जो मिल चुके हैं, ये टर्की इज द गेटवे टू सीरिया। जो भी जाता है ये वेल एस्टैब्लिश्ड है। और एक और बात है कि जो भी अभी कुछ लोग बच गए हैं 10, 15, 20 इंडियन कश्मीर के जो भारत के खिलाफ जहर उगलते हैं, सबके सब टर्की में रहते हैं, टर्की में हैं, टर्किश पासपोर्ट उनके पास है। तो ऐसी बात नहीं है ना कि मतलब टर्की कश्मीर में आग लगाने की कोशिश करेगा या भारत में आग लगाने की कोशिश करेगा। भारत चाहे तो हम भी आग लगा सकते हैं। कुर्द रहते हैं ना वहां पे, कुर्द रहते हैं ना, वही सलाउद्दीन अयूबी वाले कुर्द वो रहते हैं। तो कितना वक्त लगेगा? पैसा हमारे पास। देखिए मैं आपको बताता हूँ अर्जुन जी, दिस इज ऑल अ मनी गेम। इंडिया क्यों नहीं करता ये सब चीज? लोग कहते हैं इंडिया ने ये करा, इंडिया क्यों नहीं करता? क्योंकि इंडिया को ये पता है कि अगर हम ये गलत काम करते हैं, यानी कि टेररिज्म किसी मुल्क में फैलाना, मैं आपको इसकी वजह भी बता देता हूँ, क्यों हर चीज के पीछे वजह होती है। बोलते कुलभूषण जाधव भेज दिया, ये भेज दिया, वो भेज दिया, ये सब जो बातें चलती हैं पाकिस्तानी मीडिया में। इंडिया ने जो डिप्लोमेटिक अपनी कमाई करी है, जो इंडिया ने अपनी डिप्लोमेटिक कमाई करी है, और इतने साल दर साल इंडिया ने अपनी डिप्लोमेटिक कमाई करी है, इंडिया ने अपनी डिप्लोमेसी से, इंडिया ने अपने ट्रेड से, इंडिया ने अपनी वैक्सीन डिप्लोमेसी से जो कुछ कमाया है, आप समझ लीजिए क्या फायदा होगा। खुद सोचिए आप, नॉट एज अ पाकिस्तानी, नॉट मी एज एन इंडियन, एज अ ह्यूमन बीइंग, इंटेलिजेंट ह्यूमन बीइंग जो दुनिया में। इंडिया अगर चलिए बलूचिस्तान में हथियार भेजता है, एक फर्ज कीजिए, एग्जाम्पल, हाइपोथेटिकल सिनेरियो, आज भी तो कल भी तो परसों पता लगना है आपको कि भाई इंडिया ने करा है। इंडिया टर्की में कुछ करता है, कल नहीं तो परसों पता लगना है। तो जो इंडिया की डिप्लोमेसी है, इंडिया का सॉफ्ट पावर है, इंडिया की जो इमेज है, हमें ये देखना है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, इज इट रियली वर्थ इट? क्या ये वर्थ इट है? बिल्कुल वर्थ इट नहीं है। तो सिर्फ टर्की को ये एहसास दिलाया जा रहा है कि देखो भैया ऐसा है कि कल हम तुम्हारे साथ भी कर सकते हैं, हम कर नहीं रहे, इसका मतलब ये मत सोचो कि हम कर नहीं सकते। इट्स अ फंक्शन ऑफ मनी। एंड में कौन कितना बड़ा चेक काट सकता है, वो ठीक है, चाइना हमसे बड़ा चेक काट सकता है, चाइना यहाँ पे फसाद करवा सकता है, हम टर्की से बड़ा चेक काट सकते हैं, हम टर्की में फसाद कर सकते हैं। वो तो चेकबुक के साइज की बात है। दैट्स इट। बिल्कुल। अगर हम अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान को लेकर भी पाकिस्तान में काफी टेंशन है, जिस तरह से बॉर्डर पे जो कुछ हो रहा है, बार बार हो रहा है। एक रीजन आपको ये भी लगता है कि इस वक्त शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि हम इंडिया के साथ जो है अमन चाहते हैं, उसकी एक रीजन ये भी है कि एक तरफ क्योंकि चल ही रहा है टेंशन, तो चाह रहे होंगे कि दूसरी तरफ थोड़ा सा जो है कम रहे दबाव। आपको लगता है कि अब जो बात उन्होंने की है शहबाज शरीफ साहब ने, तो इंडिया के साथ अमन हो सकेगा, और क्या पाकिस्तान कभी काबू कर पाएगा ये टीटीपी वालों को? देखिए इंडिया के साथ तो अमन ही अमन है, लड़ाई नहीं हो रही, सीजफायर है लाइन ऑफ कंट्रोल पे, तो अमन तो है ही। और ये जो आपकी ईस्टर्न बॉर्डर्स पे अमन है, यही तो कारण है जिसकी वजह से आपके वेस्टर्न बॉर्डर्स आप थोड़ा बहुत स्टेबलाइज कर सकते हैं। अगर कल इंडिया लाइन ऑफ कंट्रोल एक्टिवेट कर देता है, जो कि सिर्फ 750 किलोमीटर है, ज्यादा बड़ी नहीं है, ओनली 750 किलोमीटर, अगर कल इंडिया लाइन ऑफ कंट्रोल एक्टिवेट कर दे तो आपके वेस्टर्न बॉर्डर्स का क्या होगा? वो तो खा जाएंगे वहां से जो अफगान है अंदर आके, वो अभी भी आई रहे हैं अंदर। आरजू जी, दूसरी बात जो आपने करी ना बड़ी इंटरेस्टिंग, कि क्या पाकिस्तान कभी कंट्रोल कर पाएगा टीटीपी को या तालिबान को? देखिए टीटीपी एक माइंडसेट है। टीटीपी को आप गिरोह, एक दहशतगर्द तंजीम, आप उस तरीके से ना समझें, ठीक है? टीटीपी
देखिए, अगर आप उसको एक दहशतगर्द तंजीम समझेंगे, तो हाँ, वो देवबंदी हैं, हाँ, वो सुन्नी मुसलमान हैं, हाँ, वो कबायली इलाके वाले हैं। और हाँ, दे ओ लॉयल्टी टू अफ़गान तालिबान। उनका बैत है वहाँ पे, ठीक है? और उन्होंने कसम-वसम जो भी उठा रखी है, वो सब है। मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि आप जब तक आप उसको एक दहशतगर्द तंजीम समझेंगे, आप उसको कभी कंट्रोल नहीं कर सकते। आप पहले समझिए वो एक ज़हनियत है, वो एक माइंडसेट है। वो कौन-सा मौलवी था वो जो यहाँ पे लाल मस्जिद वाला वो लेडीज़ का सलवार पहन के अब्दुल खड़ा था जो? अजीज, बिल्कुल वो, हाँ, अब्दुल हाँ, बुर्का पहन। वो हाँ, नहीं बुर्का नहीं, वो लेडीज़ का सलवार भी पहना था उसने, फिर बुर्का पहना था उसके ऊपर। तो ये जो लेडीज़ ड्रेस पहन के भागा था मौलवी, ये तो तालिबान का नहीं है। पर आप उसके बयान देखिए, आप और जो मौलवी हज़रात हैं उनके बयान देखिए आप। आप तहरीक-ए-लबैक वालों के बयान देखिए। तो देखिए खतरा आपका ये नहीं है कि एक टेररिस्ट तंजीम है जिसमें 8-10 हज़ार लोग हैं या 6 हज़ार या 5 हज़ार लोग हैं और वो पाकिस्तानी फौजियों को मार रहे हैं और सिविलियंस को मार रहे हैं। दैट इज़ नॉट द डेंजर। दैट इज़ ओनली 10%। 90% इज़ कि आपने भारत से लड़ने के लिए या रूस के खिलाफ लड़ने के लिए, जिहाद करने के लिए एक सोसाइटी जो कि एक ज़माने में रेडिकलाइज़ नहीं थी इतनी ज़्यादा रेडिकलाइज़ नहीं थी। कराची यूज्ड टू बी अ मॉडर्न सिटी। कराची में बार्स होते थे, पब्स होते थे, क्लब्स होते थे एक ज़माने में। अब क्या हो गया आरज़ू जी कि ये जो चीज़ें हैं पूरी की पूरी ना, इसमें ये हो गया कि आपने पूरी सोसाइटी को रेडिकलाइज़ कर दिया। पंजाब में ऐसे लोग हैं, जो अगर तहरीक-ए-तालिबान वाले कल बोलें कि हमें यहाँ पे आना है, तो वो तहरीक-ए-तालिबान के लिए खड़े हो जाएँगे। ये एक माइंडसेट है आरज़ू जी, और ये माइंडसेट आपको समझना पड़ेगा। ये पाकिस्तानी इट्स अ माइंडसेट इश्यू। इट इज़ एन आइडियोलॉजिकल इश्यू। ये लॉजिस्टिकल या कोई आर्मी वाला इश्यू नहीं है कि फौज जाके ठोक देगी। तहरीक-ए-तालिबान आपके गाँव-गाँव में है। आपके शहर-शहर, आपके गली-गली में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान है। क्योंकि माइंडसेट ऐसा है लोगों का। नहीं, आपने एक बार ये भी कहा था ना कि इनका इलाज यही है कि इनको जहां मिले इनको मार दिया जाए, ये भी कहा था आपने। देखिए लेकिन अर्जुन जी, देखिए आप सॉरी, आप बोलिए प्लीज, बोलिए। लेकिन अगर उनको इस तरह से मारा जाए तो क्या वो पलट के वार नहीं करेंगे? पाकिस्तान के पहले भी देख चुके हैं कई बार जो है वो जिस तरह से बम ब्लास्ट हुआ करते थे सब कुछ, तो वो दोबारा शुरू नहीं हो जाएगा? अर्जुन जी, मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस से इतनी बड़ी गड़बड़ कैसे हो गई, आईएसआई की जो कि वर्ल्ड की नंबर 1 है। इतनी गड़बड़, इतनी बड़ी गड़बड़, इतना बड़ा फ्लॉप शो कैसे हो गया? जिन हकानियों को आपने पाला था, ठीक है, जो पाकिस्तान कहता है बड़े छाती ठोक के कि हमने अफगानिस्तान में सरकार बनाई, तो तभी गए थे नमाज वमाज पढ़ने और चाय वाय पीने ना, फैज हमीद साहब जब आईएसआई के चीफ थे। हमने कराया साहब, वी डिड इट, वी आर रिस्पॉन्सिबल, और टेलीविजन पे बढ़ के क्या हुआ उस चीज का? इतना गलत कैसे हो गया 1 साल के अंदर? पाकिस्तानी आईएसआई इतनी मुंह की क्यों खानी पड़ी, मैं ये जानना चाहता हूं। आज वही तालिबान की शय पे तहरीक तालिबान, काफी समय तो झूठ बोला कि तालिबान अलग है और तहरीक तालिबान, आजकल वो झूठ बोलना बंद हो गया क्योंकि उनको पता लगा सामने आ चुका है। आर्मी चीफ ने बोल दिया था सामने, दे आर द सेम पीपल। जनरल बाजवा ने बोल दिया सेम पीपल हैं यार, वो दे आर एग्जैक्टली द सेम पीपल। और ये जो खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी वाले आए हैं, है ना, जो आपके कबायली इलाके में वजीरिस्तान में आए हैं, साउथ वजीरिस्तान में, ये कहां से आए हैं? कौन इनको शय दे रहा है? खान साहब से पूछिए जरा कि भाई आपने चीफ मिनिस्टर किसको लगा रखा है वहां पे? बिल्कुल। पाकिस्तान तहरीके साथ। ये देखिए, ये बार्गेनिंग चिप्स होते हैं आरजू जी, ये बार्गेनिंग चिप्स होते हैं। बार्गेनिंग चिप्स इस तरीके से होते हैं, तहरीक तालिबान अंदर आए वापस, उन्होंने पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ कार्रवाई करना शुरू करा। पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर प्रेशर बना, जाहिर सी बात है, प्रेशर बना। दिस प्रेशर विल बी यूज्ड एज अ बार्गेनिंग चिप बाय इमरान खान। आप देख लीजिएगा, मैं आज आपकी शो पर बता रहा हूं, ये दीज आर ऑल बट प्रेशर टैक्टिक्स फॉर पावर। आप टेररिज्म का सपोर्ट करें, आप अपनी फौज के पैर काटें, आप अपनी अदलिया के पैर काटें, आप अपना इकोनॉमी तबाह कर दें, आप पॉलिटिक्स अपनी तबाह कर दें, आप पार्लियामेंट अपनी तबाह कर दें, लेकिन गद्दी पे एक बंदा बैठेगा, इमरान खान नियाजी, किसी भी तरीके से, चाहे पाकिस्तान बर्बाद हो जाए, इसको गद्दी पे बैठना है।